जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी से होगी। तो इस इतिहास की कार्यशाला में आप सभी का स्वागत किया जाता है। एक बार जुड़ जाइए सभी, फिर उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। मुझे बता दीजिए वॉइस एंड वीडियो क्लियर है या नहीं आपके पास। प्रिया कौशिक, गुड इवनिंग मैन। स्टार्ट करेंगे, मुझे बता दीजिए वॉइस एंड बिल्कुल ओके सब कुछ ऑल फाइन। तो जुड़ जाइए जल्दी से। ऑल क्लियर। अंजलि आ चुकी है, अदिति आ चुकी है। बिल्कुल जुड़ जाइए एक बार, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। तृप्ति आ चुकी है। जुड़ जाइए एक बार सभी। सभी कैसे हो? ऑल गुड। जुड़ जाइए एक बार सभी। मुझे कुछ बच्चों के नाम दिखाई नहीं दे रहे। परमदीप आ चुकी है, बिल्कुल लेने का इंतजार कर रहा था मैं। परमदीप, दीप्ति, ठीक है सर, आप कैसे हो? हाँ हम भी ठीक है भाई, ठीक है सब कुछ। चलो जुड़ जाइए एक बार सभी। वीर बहादुर सिंह आ चुके हैं, बिल्कुल आ जाइए। चलो, जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया इसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग कोई भी न्यू अपडेट है वो आपको मिलती रहे। अच्छा हुआ भाई, दो थे, दोनों ग्रुपों में नाम था, दोनों के एग्जाम अच्छा हो गया दोनों का। चलो, और टेलीग्राम ग्रुप को, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो। यहाँ पर सोर्स डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेजेबल फैक्ट रखती है। ठीक है, फिलअप फॉर्म लेकर आए आप सभी के लिए। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की बोथ की कंपटीशन की तैयारी करवा रहा है। जो भी हमारा बैच परचेज करेगा, बैच हमारे दिसंबर के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अंदर पेपर फर्स्ट है जो आपको 1999 का देखने को मिलेगा। पेपर सेकंड अगर आप लेते हो, ओनली पेपर सेकंड भी आपको 1999 आपका देखने को मिलेगा। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई क्लास। 1999 इसकी फीस रहेगी पेपर फर्स्ट की भी, और सेकंड की भी 1999। अगर आप कॉम्बो लेते हो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लेते हो, तब इसकी 2999 इसकी फीस है। क्लासेस जो है वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी थी। क्लास के आपको नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस आपके लिए रहेगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके लिए रहेगी, और फुल नोट्स आपके लिए रहेंगे। ठीक है, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो VIK10, तो आपको 10% ऑफ मिलता है हर बैच के ऊपर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपके कल की जो क्लास होगी आपकी वो यूट्यूब पर होगी, आज ऐप पर है। और लगभग जितने भी बच्चे ऐप पर जुड़े हुए हैं वो सभी क्लास देखिए वहां पर, और क्लास के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। आप लाइव के अंदर तो कमेंट करते हो, बट ऑफलाइन आपके कमेंट नहीं मिलते मुझे, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। ऑफलाइन भी वहां पर फीडबैक दीजिए आप। और आज तारीख क्या है? कितना तारीख आज? लगभग सभी को पता होगा, जीतू सर के स्टेटस सभी देखते हो आप। आज तारीख है 8 अगस्त, और 8 अगस्त के दिन ही, बिल्कुल 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? ये एक क्विट इंडिया मूवमेंट इसको बोला जाता है।
और इसी को अगस्त क्रांति भी बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? अगस्त क्रांति इसको बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजों को भारत छोड़ने और अपने शासन से स्वतंत्रता की पेशकश करने के लिए शांतिपूर्ण अहिंसक पालना पहला माना जाता है, पहल माना जाता है। आंदोलन की शुरुआत का प्रथम कारण क्रिप्स मिशन की विफलता थी। क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन ने विफल हो गया था, और इसका समर्थन करने वाले एक और कारण था कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के खिलाफ युद्ध करने की कगार पर था, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इसी के दौरान जापान जो था वो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहा था, और भारतीयों को बिना पूछे उनकी सहमति के बिना ही भारत के अंदर इसको मिला लिया था विश्व युद्ध के, दूसरे विश्व युद्ध। तो भारतीयों ने क्या किया, इसका बाइकआउट शुरू कर दिया, क्रिप्स मिशन को कर दिया था। और इसी के दौरान आगे चलकर कैबिनेट मिशन आएगा और संविधान सभा का गठन होगा और भारत का संविधान लिखा जाएगा, और उसके बाद हम स्वतंत्र से गणतंत्र हो जाएंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते हम आज तक के मूवमेंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसी के दौरान महात्मा गांधी जी क्या हो गए थे, नजरबंद रखने पड़ गए थे, और उषा मेहता है जो उन्होंने रेडियो का काम किया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ रहे थे, नामकरण पर हम आ चुके थे। ठीक है, किस पर आ चुके थे, नामकरण पर हम आ चुके हैं, खोज के बारे में हमने पढ़ लिया, खोज हम पढ़ चुके हैं, अब हमारा नामकरण बचता है। नामकरण की अगर मैं बात करूं, सिंधु सभ्यता प्रारंभ में जब खुदाई हुई सभी स्थान सिंधु नदी के केंद्र में थे, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंधु सभ्यता इसको कहा जाता है। ये क्या कह रहा है कि इसका एक नाम है सिंधु सभ्यता, इसको क्या कहा जाता है, सिंधु सभ्यता कहा जाता है ना। अरे बताओ, कहा जाता है या नहीं कहा जाता? कहा जाता है सर, कहा जाता है। तो इसको क्यों कहा जाता है कि जब इसकी खुदाई हुई शुरुआत में, जूम कर दीजिए थोड़ा, एक मिनट। अब देखो भाई, अब क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल, अब क्लियर है। अब क्लियर है, कमेंट कीजिए एक बार। यस, तो सिंधु सभ्यता की हम बात करें कि इसको नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जब नाम ये दिया गया तो कारण क्या, कि प्रारंभ में यानी शुरुआत में जो स्थल खोजे गए वो सिंधु नदी के केंद्र में थे। किस नदी के केंद्र में थे, सिंधु नदी के केंद्र में थे, और इसलिए इसको क्या कहा गया, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा गया। फिर इसका नाम आया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, फिर इसका नाम हमें देखने को मिला। हड़प्पा सभ्यता क्यों, हमने एएसआई की बात करी थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एएसआई ने नियम बनाया, किसने नियम बनाया, एएसआई ने। एएसआई ने क्या बनाया, नियम बनाया। इन्होंने नियम बनाया कि जो पहला, एएसआई नियम है कि जो पहला स्थल खोजा जाएगा, जो प्रथम स्थल खोजा जाएगा, उसी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया जाएगा। तो इस आधार पर प्रथम स्थल खोजा जाएगा, प्रथम स्थल की खोज के आधार पर
खोज की आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया था। ठीक है, ASI ने कर दिया। तो इसके लिए क्या हुआ कि हमने सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा था? 1921 में खोजा था हड़प्पा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। वैसे तो इसकी जानकारी 1826 में ही मिलनी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, चार्ल्स मेसन के द्वारा इसकी जानकारी हमें दी गई थी। लेकिन क्या हो गया, वो ध्यान तो आकर्षित करना चाहते थे लेकिन प्रसिद्धि इनको हासिल नहीं मिल पाई। फिर 1826 के बाद फिर कनिंगम आएंगे। कनिंगम के बाद फिर वो कनिंगम से पहले आएंगे, जैसे 1831 के अंदर आएंगे अलेक्जेंडर बर्न्स। 1831 के अंदर कौन आएंगे? अलेक्जेंडर बर्न्स आएंगे। अलेक्जेंडर बर्न्स के बाद आ जाएंगे कनिंगम। कनिंगम क्या आएगा? 1850 के दशक में आएंगे। 1850 के दशक में 1853, 1856 और 1875। 1872 के 75 के अंदर ये पुरातत्वविद के एक हैसियत से यहाँ पर आएंगे। उसके बाद 1856 में बर्टन बंधु आएंगे। बर्टन बंधु क्या करेंगे? यहाँ पर खुदाई करेंगे और उसकी जानकारी हमें देंगे। तो हड़प्पा के बारे में हमें 1826 में ही पता चल गया था हालांकि, लेकिन 1921 के अंदर इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा एक स्थल के रूप में। हाँ बिल्कुल, 1831 में अलेक्जेंडर बर्न्स, फिर उसके बाद किनंगम आएंगे 1856 में, और 1856 में बर्टन बंधुज आ जाएंगे, और उसके बाद 1921 में जॉन मार्शल को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, और उसकी अध्यक्षता में 2 भारतीय आ जाएंगे, और उन्होंने खुद 1924 के अंदर इसका सर्वे, 1925 के अंदर सर्वे किया था, 1924 के अंदर दुनिया के सामने जॉन मार्शल लेकर आए। क्लियर है? तो ऐसा ने इसका नाम दे दिया था। एक और नाम इसका सर्वमान्य है, बिल्कुल फेमस है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। वर्तमान में सर्वाधिक स्थल किस नदी के केंद्र में है? सरस्वती नदी के केंद्र में खोजे गए हैं। तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? सरस्वती सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता इसको कहा गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसको कहा गया। समझ में आ गया? सरस्वती नदी हालांकि विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसके होने के माना जाता है कि सिंधु नदी से भी प्राचीन सभ्यता यहाँ पर थी, जो सरस्वती नदी के अंदर आती। ठीक है, तो लेकिन इसको हम क्या करें? इसको हम कह रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि जो हड़प्पा के स्थल है वो सिंधु सरस्वती नदी के केंद्र में मिले हैं। अभी तो आपको नहीं मिलने को देखा जाएगा, हालांकि जब आगे जो क्लासेज आएगी, मान लीजिए आप 5 to 6 ईयर बाद लेटर, यानी 5 से 6 साल बाद क्या होगा कि 5 से 6 साल बाद हमें सरस्वती सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी मिलना स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी इसकी खुदाई पर समय चल रहा है। अब इसकी खुदाई पर क्या कर रहा है? काम चल रहा है। ठीक है, रिपीट करना है। देखो, पहला इसका नाम दिया गया सिंधु सभ्यता। प्रारंभ में जब खुदाई की तो सभी स्थान सिंधु नदी के केंद्र में थे, इसलिए इसको नाम दे दिया था। हड़प्पा सभ्यता इसको कहा गया। ASI ने नियम बनाया कि प्रथम स्थान खोजा जाएगा, उसके आधार पर नामकरण कर दिया जाएगा, कि जो प्रथम स्थान खोजा जाएगा उसी के आधार पर नामकरण कर दिया जाएगा। इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया, क्योंकि वर्तमान में सर्वाधिक स्थल सरस्वती नदी के केंद्रित थे, इसलिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। पहली बार 1924 में जॉन मार्शल ने इसने दुनिया के सामने रखा और घोषणा की थी। लंदन में न्यूज प्रकाशित की थी। वो लंदन में न्यूज प्रकाशित की थी, एक पत्रिका थी इलिस्ट्रेट लंदन न्यूज। द इलिस्ट्रेट लंदन न्यूज में ये पत्रिका प्रकाशित की थी, और उसके अंदर इसने क्या कहा था? उसके अंदर इसको सिंधु सभ्यता कहा। ठीक है, और 1925 के अंदर ये स्वयं जाकर वहां पर इसका सर्वे करेगा। क्लियर है? जॉन मार्शल ने पुस्तक लिखी थी मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, और 1931 में इन्होंने सुझाव दिया था। 1931 में क्या सुझाव दिया था?
इन्होंने सुझाव दिया था 1931 में। 1931 में इन्होंने सुझाव दिया कि इसको भारतीय सभ्यता कहा जाए। क्या कहा जाए? इसको भारतीय सभ्यता कहा जाए। ठीक है, क्लियर है ये स्लाइड? आगे चले। चलो भाई आगे चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले देख ले। इंडस सिविलाइजेशन इसको क्यों कहा जाता है? इटली व्हेन ऑल द साइट्स एग्जीक्यूटेड वेयर द सेंटर ऑफ द इंडस रिवर, इसलिए इसको इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको क्यों कहा जाता है? एएसआई मेड द रूल दैट द फर्स्ट प्लेस टू बी डिस्कवर्ड वुड बी नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ये इसने बोल दिया। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? At present, most of the places are centered on Saraswati River. Hence the most appropriate name was कौन सा है? Indus Saraswati civilization. Okay. First put into the front of the world by John Marshall in 1924. सबसे पहले इसको फ्रंट यानी जो भी वर्ल्ड के फ्रंट में दुनिया के सामने किसने रखा था? जॉन मार्शल ने रखा था इन फ्रंट ऑफ पीपल्स 1924. Announced and published from the news in London. Illustrated London News, the Illustrated London News के अंदर इसको रखा। ठीक है, रोट द बुक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन इनकी रचना है। और 1931 के अंदर 1931 के अंदर इन्होंने इसको नाम दे दिया भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन। क्लियर? आगे मार्टिमर व्हीलर के द्वारा इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया गया था। मार्टिम व्हीलर की जो पुस्तक है वो लिखी थी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड। इनकी जो रचना है वो कौन सी है? सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड। इट वाज नेम्ड द इंडस सिविलाइजेशन बाय मार्टिमर व्हीलर who wrote the book in civilization of the Indus Valley and beyond. एम आर मुगल, मोहम्मद रफीक मुगल, मोहम्मद रफीक मुगल बड़े फेमस इतिहासकार है भाई, पाकिस्तानी के हैं, बड़े फेमस है। एम आर मुगल ने इसे बृहत्तर सिंधु सभ्यता का कहा। पाकिस्तान से पुस्तक लिखी थी, पाकिस्तान से ही है। और इन्होंने पाकिस्तान में एक पुस्तक लिखी है अर्ली हड़प्पन कल्चर। कौन सी? अर्ली हड़प्पन कल्चर। एम आर मुगल हैज written the book where is the greater Indus civilization from Pakistan. कौन सी है? अर्ली हड़प्पन कल्चर। इनकी बुक का नाम क्या है? अर्ली हड़प्पन कल्चर इनकी बुक का नाम है। इस साइट में किसी को कोई डाउट? इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट भाई? चलते आगे आगे जाता है गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा। किसने? गार्डन चाइल्ड ने इसे क्या कहा? यानी हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा है? प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। पुस्तक है द अर्बन रिवोल्यूशन। अगर गार्डन चाइल्ड की आपसे कोई रचना पूछे तो वो कौन सी है? द अर्बन रिवोल्यूशन। कौन सी?
द अर्बन रिवोल्यूशन इनकी रचना है। ठीक है, इसे तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी बात करें हड़प्पा की, हड़प्पा क्या कहा जाता है? थर्ड कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। प्रथम हो गई, प्रथम एवं द्वितीय कांस्य युगीन सभ्यता किसको कहा जाता है? मिस्र एवं मेसोपोटामिया को कहा जाता है। भारत में 917 स्थान सर्वाधिक है। देखो इसके स्थलों की हम बात कर रहे हैं, भारत में स्थल कितने इसके, एक मिनट इसको रेज कर लेते हैं। भारत में स्थल है 917। सबसे ज्यादा कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर कितने हैं? पाकिस्तान के अंदर है भाई इसके 481, 481 पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में कितने हैं? 2, सुरतगोई और मुंडी काक। मुंडी गाक ये स्थल है। ठीक है, इन दोनों स्थलों को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता का उपनिवेश भी बोला जाता है। ये इसकी व्यापारिक चौकियां थी भाई। क्या थी? व्यापारिक चौकियां थी। ठीक है, भारत यानी मुंडिका विभाजन के बाद अधिकांश स्थान पाकिस्तान चले गए थे, केवल भारत में 2 ही बचे थे। भारत में बचे हुए स्थल एक तो सतलुज नदी के किनारे था कोटला निहिंखा, और एक भादर नदी के किनारे थे रंगपुर काठियावाड़ गुजरात के अंदर था। स्वतंत्रता के बाद प्रथम स्थान भारत में रोपड़ खोजा गया था, और उसके बाद कालीबंगा खोजा गया था। इतना क्लियर है? क्लियर है भाई? इतना कमेंट करो एक बार, समझ में आ रहा है ना? देखो विभाजन की बात करे थे, दो स्थल भारत में बच गए थे। एक तो था सतलुज नदी के किनारे, और एक था भादर। सतलुज के किनारे कौन सा था? कोटला निहंग का, कोटला निहंग हाँ। और भादर के पास कौन था? राजपुर। कौन सा था? रंगपुर गुजरात के अंदर, रंगपुर गुजरात काठियावाड़ के अंदर। लेकिन प्रथम स्थल विभाजन के बाद प्रथम स्थल रोपड़ खोजा गया, उसके बाद कालीबंगा खोजा गया। ठीक है, आगे देखो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी थर्ड ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। फर्स्ट एंड सेकंड ब्रोंज एज सिविलाइजेशन दी is the civilization of Egypt in Misr and Mesopotamia. India has 917 places, most of Gujarat यानी सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर है, has 48 places of Pakistan, has 2 places in Surtgoi and Mundikak after, ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान के अंदर है। Partition most of the places went to Pakistan, only 2 gone in India, Satluj River, Kotla Ningka and रंगपुर काठियावाड़ गुजरात के अंदर है। भादर रिवर के पास रोपड़ वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के बाद सबसे पहले खोजा गया था रोपड़ था, उसके बाद देन कालीबंगा, और उसके बाद कौन सा खोजा गया था? कालीबंगा खोजा गया था। अब आ जाता है तिथि निर्धारण। देखो हमने खोज देखा, खोज के बाद इसका नामकरण देखा, अब नामकरण के बाद तिथि निर्धारण। ठीक है, यानी समय का डिसीजन लेना, इसका समय क्या माना गया है उसके बारे में हमें जानना। ठीक है, समय की अगर मैं बात करूं तो तिथि निर्धारण
सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल के द्वारा 1931 में किया गया था। तिथि निर्धारण का प्रथम प्रयास किसने किया था? प्रथम प्रयास किया था जॉन मार्शल ने। किया कब था भाई? 1931 में किया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो समय माना वो माना 3250 से लेकर 2750। ठीक है, और इन्होंने आधार किसे बनाया? सारगोन अभिलेख को। सारगोन अभिलेख को आधार बनाया। आधार बनाकर इन्होंने बात की। सारगोन अभिलेख है किसका? एक अक्काद सम्राट है, अक्काद अक्काद सम्राट सारगोन, ये उसका अभिलेख है। ठीक है, और इस अभिलेख में जो 2370 से लेकर 2284 बीसी का ये अभिलेख है। इसका 2370 बीसी से लेकर 2284 बीसी का ये अभिलेख है। पता लग गया? इस अभिलेख के समय होता क्या था? हड़प्पा और मेसोपोटामिया दोनों के बीच व्यापार होता था। क्या होता था? व्यापार होता था। क्या होता था? व्यापार होता था दोनों के बीच। क्लियर है? इतना क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे चले। नेक्स्ट स्लाइड। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द डेट दैट वाज मेड, the date was made by John Marshall in 1931 on the basis of the Sargon inscription believed to be from 32 to 500 to 200 1750 BC। ठीक है, इन्होंने इसको उसका बिलीव किया था, इन्होंने इसके आधार पर इसको माना था। 2700 बीसी से लेकर 3250 से लेकर 2750 तक का इसको मान लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। C14 बिल्कुल सुना ही होगा आपने। C14 तो C14 कार्बन डेटिंग पद्धति, इसकी खोज विलार्ड फ्रैंक लिपी ने की थी 1949 में। इसके उपलक्ष्य में 1960 में रसायन का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। ये समय निर्धारण किया था 2300 से लेकर 1750 बीसी। इस पद्धति का प्रथम प्रयोग मुंबई में किया गया था, TIFR। कहां पर? TIFR में किया था भाई। और ये जो तिथि है ये सर्वाधिक मान्य है 2300 से लेकर 1750। TIFR है क्या? TIFR का विस्तृत रूप क्या है? ये मुंबई में है। विस्तृत रूप है इसका भाई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च एंड रिसर्च, हाँ एंड रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च, बिल्कुल हाँ यही है। ठीक है भाई। C14 कार्बन डेटिंग मेथड डिस्कवर्ड बाय विलियम विलार्ड फ्रैंकल लिपि इन 1949। नोबेल प्राइज इनको मिला था 1960 में। 1960 में नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। और इन्होंने 2350 से लेकर 1750 बीसी इन्होंने कहा था, मेंशन किया था। वो द फर्स्ट यूज्ड जो कार्बन डेटिंग पद्धति है उसको फर्स्ट यूज किया गया था मुंबई के अंदर। ठीक है, TIFR में। ठीक है, TIFR के अंदर इसको यूज किया था। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी देखोगे तो 2500 से लेकर 1820 माना गया। लेकिन अब जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें 2350 से लेकर 1750 माना गया। 2350 से लेकर 1750 माना गया है न्यू एनसीईआरटी एक्ट। ठीक है, अगर मैं डीपी अग्रवाल की बात करूं, डीपी अग्रवाल जी के बारे में सभी जानते हैं लगभग लगभग, आता रहता है उनके बारे में। डीपी अग्रवाल की अगर मैं बात करूं
तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था 2350 से लेकर 1750 इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तिथि को भारत में खोजा था। और रोमिला थापर का नाम अब लगभग सुनते आ रहे हैं और आगे भी सुनते हैं। रोमिला थापर जी ने इनका क्या किया, समर्थन किया। रोमिला जी ने इनका क्या किया है, समर्थन किया। ठीक है, पता लग गया। क्लियर है। ओल्ड एनसीईआरटी 2500 बीसी, ओ 100 बीसी सॉरी, और टू 1800 बीसी। ठीक है, और न्यू एनसीईआरटी कह रही है कि 2350 बीसी टू 1750 बीसी। ठीक है, 2350 बीसी टू 1750 बीसी इसका समय रहा। और उसी कड़ी के अंदर 1883-84 के अंदर पंजाब हरियाणा की गग्गर घाटी क्या है, उसी कड़ी के अंदर, इसी समय कड़ी के अंदर पंजाब हरियाणा की गग्गर घाटी, पंजाब हरियाणा कौन सी है, गग्गर की घाटी, पंजाब हरियाणा गग्गर की घाटी। गग्गर घाटी की खोज होती है कब, 1883 और 84। बिल्कुल आसान है, 83, 84, 85। 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है और जो एक आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण दल के रूप में उभर कर आती है। ठीक है, भारतीयों का प्रतिनिधि करती है। इसका उत्खनन जो किया गया था वो कनिंगम ने, वह गैरिक ने किया था। इसका उत्खनन किसने किया था, कनिंगम प्लस गैरिक। गैरिक व्यक्ति का नाम है, कोई मृदभांड का नाम नहीं है। ठीक है, गग्गर घाटी का अगर मैं वैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात करूं तो 1940-42 में हुआ है। गग्गर घाटी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कब हुआ है, 1940-42 में इसका उत्खनन ओरल स्टाइन के द्वारा। वैज्ञानिक किसने किया, ओरल स्टाइन के द्वारा। क्लियर है। आगे बढ़े। अरे क्लास अच्छी लग रही है ना, बोर तो नहीं हो रहे ना क्लास के अंदर। देखो भाई, मेरा जो मकसद होता है ना वो क्लास सिर्फ पढ़ाना होता है, इधर उधर की बातें करना नहीं होता। तो बता दिया करो अगर कुछ अभी ऐसा लग रहा है ना क्लास के अंदर कि सर कुछ होना चाहिए, ठीक है, तो बता दिया। चलो आगे देखो, कौन थे सिंधु सभ्यता के निर्माता। निर्माता से पहले हम देखेंगे इसका विस्तार। विस्तार इसका देख लो, विस्तार इसका छोटा सा टॉपिक है। विस्तार के बारे में एक बार देख लो। सिंधु सभ्यता का विस्तार बिल्कुल जैसे मैंने किया ऐसे ही एक लाइन लगा लो बीच में से, ठीक है, और ऐसे। एक मिनट भाई, ये लाइन एक तो ठीक है, और ऐसे लाइन लगा लो। ठीक है, ये आपका उत्तर दिशा हो गई, ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, अब देखो उत्तर में इसका सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है,
सभी जानते हैं मांदा। नदी कौन सी? चिनाब। स्थल कहां पर है? जम्मू कश्मीर। क्लियर है इतना? और इसकी खोज 1982 के अंदर जेपी जोशी और मधुबाला, सॉरी, मधुबाला जी साथ में, मधु बालाजी इनके साथ थे। ठीक है, जेपी जोशी और मधु बालाजी इनके साथ थे। क्लियर है इतना? उसके बाद आ जाओ दक्षिण में ही दैमाबाद। दैमाबाद, दैमाबाद का किस नदी के किनारे है? दैमाबाद है, दैमनाबाद है परवरा नदी के किनारे। परवरा, परवरा, परवरा नदी के किनारे। ये परवरा नदी किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है किसकी? किसकी सहायक नदी है? परवरा नदी किसकी सहायक नदी है? कमेंट करके बताओगे? हाँ बिल्कुल, गोदावरी की, सही बात, गोदावरी की सहायक नदी। ठीक है, इसकी जो खोज की थी वो की थी वीपी, इसकी खोज की थी वीपी वो पोदी करने, वो पा दीदी करने, इसकी खोज की थी। ठीक है, अगर आपको पूछ ले दाइमाबाद ऑप्शन में ना हो, दक्षिणम बिंदु आपसे पूछ ले हड़प्पा का, दाइमाबाद ऑप्शन में नहीं है, तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा भगत राव। ठीक है, दाइमाबाद भी महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर आपसे पूछे दक्षिणतम बिंदु, अगर बिल्कुल बीपी, हाँ वीपी, 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 हाँ जी वीपी उपाधिकार, इसकी खोज की थी। ठीक है, भगत राव। और अगर मैं पूर्व की बात, पश्चिम की अगर मैं बात करूं, तो पश्चिम में इसका स्थल है सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर। ये है कहां पर? ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में भाई, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये दशक नदी के किनारे है, दशक नदी के किनारे। इसकी जो दशक नदी के किनारे है, उसके बाद आ जाता है पूर्व में। पूर्व में जो स्थल है आलमगीरपुर। किस नदी के किनारे है? मेरठ यूपी में है भैया, मेरठ यूपी में। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। अगर आपको ये ना मिले तो सेकंड ऑप्शन आपका रहेगा हुलास। क्या रहेगा? हुलास आपका रहेगा। ठीक है, खोज की अगर मैं बात करूं, तो इसकी खोज की थी 1958 में यज्ञदत्त शर्मा जी ने, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। क्लियर है? अब दो स्थल बचते हैं भाई हमारे उत्तर पश्चिम में। कौन कौन से? एक तो बचता है सोर्दगोई, एक बचता है मुंडिकाक, मुंडिकाक। ये जो दो स्थल बचते हैं, इनको व्यापारिक चौकिया बोला जाता था भाई। क्या बोला जाता था? व्यापारिक चौकिया बोला जाता था इनको, हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, व्यापारिक चौकी या फिर सीमांत चौकी भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सीमांत चौकी भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर? इसकी जो यहाँ से जो एरिया बनता है वो बनता है 1400 किलोमीटर। ठीक है, और ऐसे जो एरिया बनता है वो बनता है 1600 किलोमीटर। हाँ भाई परमदीप, बिल्कुल 1958 के अंदर जगदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई। क्लियर है? अगर आपसे पूछ ले कि इसका विस्तार कैसा है,
हाँ बिल्कुल, 1958 में की थी खोज आलमगीरपुर की। इसका विस्तार आपसे पूछे तो इसका विस्तार कैसा है? पतंगाकार है भाई। कैसा है? पतंगाकार। पतंगाकार इसका आकार है, या फिर त्रिभुजाकार, क्या बोल सकते हैं? त्रिभुजाकार या फिर पतंगा आकार। क्लियर है? चलो देखते हैं। एक इसका उदय से क्वेश्चन बनने की थोड़ी सी उम्मीद रहती है कि हड़प्पा सभ्यता का उदय। ठीक है, तो उदय से एक बार क्वेश्चन बनता है, उदय को देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको नोट कर लेना भाई, ये उदय इसका इंपॉर्टेंट रहेगा। पता नहीं ऐसे यहाँ पर कैसे मिस हो गया, वो आया नहीं यहाँ पर। आना चाहिए था, मैंने डाला भी था यहाँ पर। तो हो जाता है कई बार, टेक्निकल होल्ड हो जाता है कई बार, कुछ चीजें सेव नहीं होती। मैंने डाला था यहाँ पर उदय इसका। हड़प्पा सभ्यता का उदय की अगर मैं बात करूं तो ये पश्चिमोत्तर भारत में पहले से चली आ रही थी। पश्चिमोत्तर भारत में पहले से चली आ रही थी। ठीक है। पाषाण एवं ताम्र, पाषाण एवं ताम्र, पाषाणिक, ग्रामीण सभ्यताओं के निरंतर विकास से चली आ रही थी। ठीक है। अब इसके बढ़ जाते हैं तीन भाग, प्राक, परिपक्व और उत्तर हड़प्पा। हमें तीन भागों में इसको बांटना है। पढ़ना है किसमें? हमने तीन भागों में बांटना है, प्राक, परिपक्व और हड़प्पा। देखो कौन कौन से तीन भाग होंगे इसके। पहला तो एक तो होगा प्राक। प्राक हड़प्पा क्या होगा? इसमें जो समय होगा 3200 से बीसी से लेकर 2600 बीसी तक का इसमें समय रहेगा। ठीक है। प्राक हड़प्पा के जो स्थल रहेंगे वो एक तो रहेगा कालीबंगा, हरियाणा में रहेगा राखी गढ़ी और बनावली। क्लियर? दूसरा पार्ट आ जाता है परिपक्व। परिपक्व के अंदर क्या हो जाएगा? परिपक्व के अंदर आ जाएगा आपका समय जो रहेगा 2600 बीसी से लेकर 1700 बीसी के अंदर इसका समय रहेगा। इसमें प्रमुख स्थल जो रहेंगे, वो जो प्रमुख स्थल व्यवस्थित हैं वो इसके अंदर है। ठीक है। फिर आ जाता है उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा जो रहता है वो 1700 बीसी से लेकर 1700 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक का समय रहता है। इसमें जो प्रमुख स्थल रहते हैं वो रंगपुर और राखी गढ़ी, सॉरी रोजदी, रोजदी और रंगपुर उत्तर हड़प्पा के प्रमुख स्थलों में से एक है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट?
ठीक है। तो एक हमने स्थलों की बात करी थी, शोरतगुई और मुंडीकाक, थोड़ा सा उनके बारे में भी देख लो। और शोरतगुई ये है कहां पर? हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में भाई। जो स्थल बचते हैं प्रमुख वो इसी के अंदर रहते हैं, कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनावली को छोड़कर, और रंगपुर रोजदी को देख, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये इसी के परिपक्व के अंदर है। ठीक है। वो ज्यादा स्थल हो जाते हैं, जो एक दो स्थल होते हैं ना वो पूछा जाता है। मान लीजिए जैसे भारत के अंदर 917 स्थल है, 917 के बारे में थोड़ी पूछेगा, 6 से 7 स्थल पढ़ने हैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट से, 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। ठीक है। अब अफगानिस्तान के अंदर 2 है तो उन दोनों के बारे में पूछ लेगा। तो मुंडीकाक और शोरतगुई कोई हिंदू कुश पर्वत पर, हिंदू कुश पर्वत पर कहां पर है? अफगानिस्तान में। ठीक है। यहां से खान मिली है, सर ए जंग की खान, सर ए जंग की खान मिली है। और यहां से क्या होता था, लेपिस लुजली, ये पत्थर का नाम है। ठीक है भाई, लेपिस लुजली एक पत्थर है जिसका आयात किया जाता था। ठीक है, लेपिस लुजली। लाजवर्द मणि भी इसको बोल दिया जाता है भाई, इसको क्या बोल देता है? लाजवर्द मणि, लाजवर्द मणि इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, लाजवर्द मणि इसको बोल दिया जाता है। यहाँ से आयात किया जाता था, सिंधु सभ्यता के लोग करते। सरे जंग की खान से खान मिली है, जिससे लेपिस लुजली का आयात सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। क्या करते थे लेपिस लुजली से? यहाँ से करते थे, सिंधु सभ्यता के लोग आयात करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग आयात करते थे। ठीक है। अगर इसकी मैं खोज की बात करूं तो इनकी खोज हुई थी 1976 के अंदर। 1976 में इनकी खोज हुई थी। नहर प्रणाली के साक्ष्य में देखने को यहाँ से मिलते हैं। इसके नहर प्रणाली के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। क्लियर है इतना? क्लियर है? अब मुझे बताओ, आगे कंटिन्यू करना है या इसी को रिपीट करना है? 5 से 6 मिनट बचती है, इसको रिपीट कर लेते हैं, या फिर 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कुछ है तो नहीं। हाँ, इसको खत्म कर देते हैं भाई, इसको खत्म कर देते हैं। यहाँ पर कौन थे सिंधु सभ्यता के निर्माता? विवादास्पद है ये भाई। क्या था कि कौन थे सिंधु सभ्यता के निर्माता? ये बात कौन है? ये विवादास्पद है भाई। ठीक है। प्रोटो एस्ट्रोलॉइड थे या फिर काकेशियन थे। देखो क्या कहते हैं कि जो निर्माता हैं हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के, वो कौन थे? एक तो कहते हैं कि रिपीट से पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं भाई। ठीक है, एक पेज बचता है, रिपीट कर लेते हैं इसको, इसको रिपीट करना जरूर है, इसको कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक है। प्रोटो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड थे। ठीक है, या फिर काकेशियन थे, या क्या कहते हैं, काकेशियन थे वो। ठीक है। भूमध्य सागरीय
भूमध्य सागरीय, ठीक है, या फिर मेडिटेरियन, या फिर द्राविड़ जाति, या मेडिटेरियन, या फिर द्राविड़ जाति के लोग थे, ठीक है, द्राविड़ जाति के लोग थे। उसके बाद आ जाता है मंगोलोयाड थे। क्या थे? एक यहाँ पर देखते हैं, मंगोला यार्ड, ठीक है, या फिर अल्पाइन थे वो। क्या थे? अल्पाइन। ये बात है भाई। कोई कहता है कि प्रोटो एस्ट्रोकॉइड थे, काकेशियन के बोल देते हैं, कि कोई कहता है कि काकेशियन थे, ठीक है। कोई कहता है कि ये भूमध्य सागरीय थे, कोई कहता है ये मेडिटेरियन थे, कोई कहता है कि ये द्राविड़ थे, ठीक है, कोई कहता है कि ये अल्पाइन थे। ये चीजें इनके रहती है। समझ आ गया? अब देखो, लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय एवं इसके निर्माता द्राविड़ थे। ये क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं कि लोग जो थे ना, लोग मुख्यतः कैसे थे? भूमध्य सागरीय थे, एवं निर्माता कैसे थे? द्राविड़ थे। बीबीलाल क्या कहते हैं? ये आर्य एवं हड़प्पा के लोग एक ही थे। बीबीलाल क्या कहते हैं कि आर्य एवं हड़प्पा के लोग एक ही थे। गार्डन चाइल्ड क्या कहते हैं? और व्हीलर कैरियर क्या कहते हैं? सुमेरियन या मेसोपोटामिया के लोग यहाँ आकर बस गए थे। गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और केयर ने क्या कहा है? केयर ने कहा है, क्रेयर ने कहा है कि सुमेरियन लोग और मेसोपोटामिया के लोग यहाँ कर आके बस गए थे। आर डी बनर्जी ने कहा कि आर डी बनर्जी एवं सुनीता चटर्जी ने कहा कि हड़प्पा के लोग द्राविड़ थे। डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष के क्या कहा कि सोथी संस्कृति के लोग ही हड़प्पा के मूल थे। सोथी संस्कृति के लोग ही हड़प्पा के मूल थे। रोमिला थापर एवं सर्विस के अनुसार, फेयर सर्विस है ये, कौन है? फेयर सर्विस के अनुसार ग्रामीण बलूची संस्कृति के लोग हड़प्पावासी थे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। अब कल जो हमारा स्टार्ट होगा वो प्राक हड़प्पा स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? प्राक हड़प्पा कल हमारा स्टार्ट होगा। और प्राक हड़प्पा के अंदर हम 3200 से लेकर 2600 BC तक का समय देखने का काम करेंगे। ठीक है? इसका नामकरण एमआर मुगल ने चोलिस्तान के नाम पर किया। चोलिस्तान है यानी रेगिस्तान के उत्खनन के आधार पर। क्लियर है? अब बताओ, किसी को कोई डाउट? क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। संस्कृतियां पढ़ी थी ना तृप्ति हमने, शायद आप थे नहीं उस टाइम। तो हमने ना कुछ संस्कृतियां पढ़ी थी, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। तो उसी के अंदर आती है सोथी संस्कृति और बलूची संस्कृति। तो ये कह रहे हैं कि जो रोमिला थापर कहते हैं कि जो बलूची संस्कृति थी ना, उसी के लोग ही हड़प्पावासी हैं, कि इनका डेवलपमेंट हुआ, ये ग्रामीण की तरफ आए, सॉरी ग्रामीण से शहरीकरण की तरफ आए और इन्होंने अपना डेवलपमेंट कर लिया। और डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष कहते हैं कि सोथी संस्कृति जो राजस्थान के अंदर है, सीसवाल संस्कृति को ही सोथी संस्कृति यानी सीसवाल संस्कृति और सोथी संस्कृति को मिलाकर क्या बोला जाता है? सीसवाल सोथी संस्कृति बोला जाता है। हमने रीड किया था। 10 आउट ऑफ 10 वीर बहादुर सिंह, धन्यवाद भाई। ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि सोथी संस्कृति के जो लोग थे ना, वही हड़प्पावासी थे। ठीक है?
अच्छा, प्रिया कह रही है कि सर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलो चले जाना, ठीक है, थोड़ी सी बस 2 मिनट अपना फीडबैक मुझे दे दो। और कल आपका जो टॉपिक रहेगा वो आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक में मैं वहां पर करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के अंदर वहां पर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने एक कोशिश की है कि प्रीवियस ईयर का एक टॉपिक वहां पर करवाया जाए यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो कल का जो टॉपिक रहेगा वो प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो भी प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित रहेगा। मोस्टली मॉडर्न इंडिया से वो टॉपिक मैंने लिए हैं। हाँ, यूट्यूब पे क्लास होगी कल। क्या आदित्य, यूट्यूब पे क्लास होगी भाई, टाइम सेम ही रहता है। आदित्य भाई, अदिति, हाँ अदिति बहन, टाइम सेम ही रहता है, 6 PM टाइम रहता है, ठीक है, क्लास का। तो आई होप कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।